हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी 1 जनवरी में बहुत मस्ती किए होंगे। अब थोड़ा सा जो आप लोग का एग्ज़ाम है, 12th का जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या है। घर्षण के द्वारा आवेश संरक्षित रहता है कैसे। तो सबसे पहले हम लोग को आवेश का संरक्षण के बारे में देखना। आवेश का संरक्षण होता है क्या है बच्चों, ये देखिए कि आवेश को ना तो निर्माण किया जा सकता है ना ही इसका विनाश किया जा सकता है, बट किया जा सकता है बस इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ना ही इसका विनाश किया जा सकता है ना ही इसका निर्माण किया जा सकता है। इसे ही हम लोग आवेश का संरक्षण कहते हैं। अब जो हम लोग को देखना है वो है कि आवेश संरक्षण रहता है वो घर्षण के द्वारा कैसे संरक्षण रहता है, इसके बारे में हम लोग को देखना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखना है पहले कि कोई भी दो बॉडी को लेना है। जैसे आप लोग को एग्जाम्पल देके हम समझाते हैं। जैसे कि दो बॉडी को लेना है, मान लीजिए एक बॉडी ये लेते हैं, प्लास्टिक का रोड लेते हैं, मान लीजिए इसको प्लास्टिक का रोड, क्या मान लीजिए प्लास्टिक का रोड, प्लास्टिक रोड इसको मान लीजिए। और एक वस्तु और लीजिए, जैसे मान लीजिए ये वूल क्लॉथ मान लीजिए, ऊन से बना हुआ वस्तु उसको वूल क्लॉथ बोलते हैं। इसको मान लीजिए वूल क्लॉथ मान लीजिए। ये देखिए ये घर्षण से पहले है। अब हमको क्या करना है, ये दोनों पे क्या है, चार्ज जो है इस पे क्या है, चार्ज दोनों का क्या है, शून्य चार्ज है। इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं। अब इन दोनों के बीच हम क्या कराएंगे, फ्रिक्शन कराएंगे, घर्षण कराएंगे। तो हम घर्षण करा के देखते हैं। अब जब ये घर्षण के बाद इसको घर्षण कराना, मान लीजिए ये चार्ज, फिर से हम देखेंगे ये कोई बॉडी है, प्लास्टिक का रोड है, ये कोई बॉडी है, और इधर एक वूल का क्लॉथ इधर मान लीजिए, ठीक। अब इस पे मान लीजिए जब इसको फ्रिक्शन कराएं, इस पे आ गया निगेटिव चार्ज, और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये है घर्षण के बाद और ये है घर्षण के पहले, ये है घर्षण के बाद। अब देखिए इसमें क्या है कि घर्षण से पहले भी क्या था, चार्ज क्या था, शून्य, और घर्षण के बाद भी शून्य, क्योंकि जितना इससे निगेटिव चार्ज इस पे आया उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज गया। आवेश तो शून्य ही रहा कि जितना इससे मान लीजिए इससे निगेटिव चार्ज 2 गया, 2 निगेटिव चार्ज गया, 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल कर उसमें गया, और उधर से 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी तो आया, सॉरी 2 चार्ज इधर भी तो आया। तो चार्ज क्या हुआ, सिर्फ ट्रांसफ़र हुआ, सिर्फ क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, ना कि ये सिर्फ क्या हुआ। लेकिन ये क्या हुआ, अगर इस पर निगेटिव चार्ज आया तो निगेटिव प्रकृति का हो गया, इस पर पॉजिटिव आया तो धन पॉजिटिव प्रकृति का हो गया। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत प्रकृति का हो जाते हैं। लेकिन जो चार्ज होता है वो क्या हो जाता है, टोटल चार्ज इक्वल टू 0। पहले भी चार्ज शून्य था, पहले भी चार्ज, बाद में भी चार्ज शून्य। तो उसी को देखना, जब हम दो भिन्न वस्तुओं से बने हुए उदासीन वस्तु को एक साथ घर्षण कराते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर दूसरे वस्तु तक जाए। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन निकल कर इस पे आ गया, इसका इस पे चले गए, तो क्या आ गया, वस्तु से क्या हुआ, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। एंड क्या बोलता है, जिससे दोनों वस्तु बराबर और विपरीत प्रकृति के हो जाते हैं। दोनों में का चार्ज क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है और एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। अगर ये पॉजिटिव था तो ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाता है। अर्थात
पहले भी दोनों पर कुल आवेश शून्य रहता, पहले भी दोनों पर क्या था, कुल आवेश शून्य था, और बाद में भी क्या होता है, दोनों पर कुल आवेश शून्य रहता है। इस प्रकृति को ही आवेश का इस प्रकार हम कह सकते हैं आवेश का ना तो निर्माण हुआ और ना ही विनाश हुआ, इसे ही कहते हैं आवेश का घर्षण के द्वारा संरक्षण। एग्जाम्पल आप लोग को समझ में आया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम आगे देखेंगे। हाँ तो स्टूडेंट नोट्स कर लिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्थिर विद्युतीय परिरक्षण क्या है, इसके प्रायोगिक उदाहरण, इसके बारे में बताना है और इसका एक उदाहरण देना है। तो चलिए देखते। बोलता है किसी खोखले आवेशित चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र शून्य रहता है। किसी खोखले मतलब क्या होता है, कोई पिंड है उसके अंदर जो रहता है खोखला क्षेत्र वो क्या रहता है, शून्य रहता है, क्योंकि इस पर दिया गया कुल आवेश इसके बाहरी सतह पर फैला रहता है। जो भी हम बल लगाते हैं इसके बाहरी सतह पर वो बल क्या हो जाता है, फैल जाता है, लेकिन अंदर क्या होता है, यह प्रवेश नहीं कर पाता है। इस प्रकार से यह आवेश का एक परिरक्षण का कार्य करता है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र प्रवेश नहीं करता है, इसे स्थिर विद्युत परिरक्षण कहते हैं। इसे मान लीजिए कोई खोखला गोला है, अब मान लीजिए उस पर हम कोई भी फोर्स लगाएंगे तो सबसे फर्स्ट फोर्स जो लगेगा वो किस पे लगेगा, बाहरी सतह पर लगेगा, अंदर तो कोई सतह पर लगेगा नहीं। मान लीजिए घर है, घर के अंदर हम बैठे हैं, अगर दरवाजे पे फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा, दरवाजे पे फोर्स लग रहा है, मेरे पे तो नहीं लग रहा, इसीलिए कहते हैं घर को मान लीजिए एक खोखला गोला या खोखला क्षेत्र मान लीजिए, इसके एक बाहरी सतह, इसका वाल हो गया इसका बाहरी सतह। अब मान लीजिए कोई भी फोर्स लगेगा तो सबसे पहले वो फोर्स कहाँ लगेगा, तो वॉल पे लगेगा। उसी तरह इसको समझना है कि जब कोई किसी भी वस्तु पर क्या होता है, खोखले गोले पर क्या होता है कि कोई भी विद्युत क्षेत्र या कोई भी बल लगता है तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही बल लगाते हैं वह उसके ऊपरी सतह पे क्या हो जाता है, वो बल फैल जाता है, जिसके अंदर वो प्रवेश नहीं कर पाता। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत परिरक्षण कहते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए क्या है कि जब बिजली चमक रही होती है तो आदमी इससे बचने के लिए कार के अंदर जाकर खिड़की के दरवाज़ा बंद कर लेता है, जिससे उस पर बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह स्थिर विद्युत परिरक्षण का एक उदाहरण। मान लीजिए क्या होता है, हम लोग बारिश में कहीं जा रहे हैं, अगर बिजली चमक रही है, कोई आदमी क्या करता है, गाड़ी से बाहर निकल जाता है, उसको लगता है क्या बिजली गाड़ी पे गिरेगी तो हम खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होता है, गाड़ी पे गिरेगी तो वो क्या करेगा, अपने ऊपरी सतह पे क्या हो जाएगा, वो बिजली को क्या करेगा, ले लेगा, लेकिन हम क्या रहेंगे, अंदर सेफ रहेंगे। अगर बाहर रहेंगे तो वो डायरेक्ट क्या होगा, बिजली मेरे ऊपर गिरेगी और हमको क्या होगा, हम लोग को क्षति होगी या डेड भी मौत भी हो सकती है। तो जो फिजिक्स जानता है वो ऐसा काम नहीं करता, वो गाड़ी के अंदर चले जाता है। अब जो नहीं जानता है वो बाहर आ जाता है। तो आप लोग अब जान गए हैं, तो आप लोग नेक्स्ट टाइम से जब भी बिजली चमकेगी घर के अंदर जाना है, खिड़की दरवाज़ा बंद कर लेना है, ना कि घर से बाहर या कार से बाहर निकल जाना है बचने के लिए हमको उसके अंदर जाना, तब सेफ रहेंगे। चलिए तो समझ गए, जब बिजली चमक रही होती है तो आदमी इससे बचने के लिए कार के अंदर जाकर खिड़की कांच को बंद कर सकता है, जिससे उस पर पड़ने वाली बिजली का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। इससे विद्युत परिरक्षण का एक उदाहरण। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है इसको समझिए। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र वह होता है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक करंट का वायर है, उस पर हम करंट पास करते हैं। जब हम करंट पास करेंगे वह अपने चारों ओर क्या करता है, एक क्षेत्र बनाता है। कैसा क्षेत्र बनाता है, विद्युत क्षेत्र बनाता है, जिसमें क्या होगा, विद्युत बल्ब का अनुभव होता है। जैसे देख लीजिए क्या लिखे, किसी आवेशित वस्तु या आवेशित कण के चारों ओर फैला हुआ वह प्रभाव क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा वस्तु कण स्थिर विद्युत बल का अनुभव करता है। मान लीजिए उस करंट में कोई दूसरा वस्तु अगर क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए तो हम करंट को पास कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट से या किसी बॉडी से पास कर रहे हैं, अगर उसके चारों ओर जो होगा एक क्षेत्र बनेगा, अगर हम उसमें उंगली देंगे या कोई भी चीज़ से अगर हम टच करेंगे तो क्या होगा, हमको करंट लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि वह क्या कर रहा है, अपने घनत्व के अनुसार वो क्या कर रहा है, अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब बोलता है किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई धन आवेश पर लगने वाले स्थिर विद्युत बल को
कल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत तीव्रता क्या होता है, इकाई समय में उस पर कितना बल लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। जैसे क्या लग रहा है बल, 1 सेकेंड में कितना बल लग रहा है, 1 मिनट में कितना बल रहा है, इकाई समय में कितना बल रहा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दैट्स ऑल, इसको नोट कीजिए। तो नोट कर लिए आप लोग। अब चलिए आगे देखते हैं। जैसे देखिए ये एक विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए एक क्षेत्र है, विद्युत पॉइंट, इससे क्या निकल रहा है, एक क्षेत्र निकल रहा है, एक क्षेत्र निकल रहा है। देखिए ये एक बिंदु पॉइंट क्या है, तो एक क्षेत्र निकल रहा है। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, विद्युत क्षेत्र बोल देंगे। क्या बोल देंगे, विद्युत क्षेत्र बोल देंगे। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो होता है वो फॉर्मूला होता है, देखिए क्या, विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बटा क्यू, और इसका यूनिट जो होता है, न्यूटन कूलम। इसका यूनिट होता है न्यूटन कूलम, ये भी आपको जानना जरूरी है। और इसका डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो होता है MLT -2 और होता है AT-2। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और सॉरी यहाँ पे 1 होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब जो हम लोग को पढ़ना है वो तीसरा क्वेश्चन है, वायुमंडलीय क्षेत्र उदासीन नहीं है, व्याख्या करें क्यों। तीसरा क्वेश्चन को हम लोग को देखना, पहले इसको नोट कर लीजिए, तब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वायुमंडलीय उदासीन नहीं है, व्याख्या करें क्यों। ये जो वायुमंडल है उदासीन क्यों नहीं, इसका एक प्रमुख कारण है कि सूर्य की जो परावैंगनिक किरणें होती है जब वहाँ से चलती है तो हमारे वायुमंडल के अणु परमाणु से जब टकराती है, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या होता है, बाहर निकल लेता है। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो वो क्या होता है, एक आयन मंडल बना लेता है, वो हमारे एटमॉस्फेयर से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। वो धीरे धीरे क्या करता है, अपना एक आयन मंडल बना लेता है, जिसे आयनोस्फेयर भी हम लोग कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं। तो क्या होता है कि आयन मंडल जब बना लेता है, वो एक, जैसे हम लोग आयन मंडल कहते हैं, वो बाहरी सतह से क्या होता है, हमारे वायुमंडल से क्या होता है, बाहर होता है, जिसके कारण वह क्या करता है, एक लेयर बना लेता है हमारे वायुमंडल के ऊपर, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो वायुमंडल यह होता है वो चार्ज हो जाता है। ज़्यादा चार्ज नहीं होता, थोड़ा बहुत चार्ज होता है, उसका अनुभव हम लोग को नहीं होता है, बट वो चार्ज रहता है, और इसीलिए वो क्या होता है, उदासीन नहीं रहता है। इसका डेफिनेशन देखिए, बोलता वायुमंडलीय उदासीन नहीं होने का कारण है इसमें पाया जाने वाला आयन मंडल। जब सूर्य की परावैंगनिक किरणें वायुमंडल से बाहरी सतह से टकराती है तो अणुआयनीकृत हो जाती है, जिससे वायुमंडलीय उदासीन आयन का एक परत बन जाती है और वायुमंडल उदासीन नहीं रहता, जिसके कारण वायुमंडल उदासीन नहीं रहता। तो आज का जो हमारा था ये तीन क्या था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। 12th में बिहार बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, संभावना है आगे भी पूछा जा सकता। तो हम बारीकी से एक बाय एक करके सबका क्या करेंगे, स्टडी कर लेंगे, ताकि रिवीजन कर ले, आगे चल के हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। चाहे छोटा हो या बड़ा क्वेश्चन हो, सबको हमको एक बार क्या करना है, रिविज़न कर लेना है। क्वेश्चन बैंक से, गेस्ट पेपर से सबको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिविज़न कर लेना। पढ़े तो सबको ही, बट क्या कर लेना, एक बार सबको अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना है। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। नोट कर लीजिए इसको।